स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने प्रवर्तमानस्य पाठस्य इदानीम् अर्थालङ्काराणां निरूपणक्रमे रूपकालङ्कारस्य स्वरूपं वयं जानीमः। तत्रापि रूपकस्थलीयं भेदम् आचार्यः विचारयति। पुनश्च रूपकं त्रिविधं भवति। अभेदः तादात्म्यं वा त्रिविधं भवति। क्वचित् संसर्गरूपं, क्वचित् विशेष्यरूपं, क्वचित् विशेषणरूपं च। अस्तु, तत्र संसर्गरूपस्य रूपकस्य विचारः गते पाठे अस्माभिर्विहितः। इदानीं विशेष्यरूपस्य अथवा विशेषणरूपस्य रूपकस्य मीमांसा इतः प्रारभ्यते। संसर्गरूपं रूपकं तद्भवति यत्र आरोप्यमाणविषययोः वाचके पदे सामानाधिकरण्येन उच्येते उपादीयते। जहाँ पर आरोप्यमाण यानी उपमान, आरोप विषय, उपमेय के वाचक शब्द समान विभक्ति में होते हैं, वहाँ पर अभेद जो है वह संसर्ग के रूप में भाषित होता हुआ अपदार्थ होता है और वहाँ पर हम उसको संसर्ग रूपक कहते हैं। तो आज के पाठ की जो पहली पंक्ति है वो ये है, वैयधिकरण्ये च शब्दार्थतया क्वचित विशेष्यम, कि सामानाधिकरण्य में तो संसर्ग रूप ही रूपक होता है, लेकिन जब आरोप्यमाण आरोप विषयवाचक पदों में वैयधिकरण्य होता है अर्थात भिन्न विभक्तिकत्व होता है, दोनों में भिन्न विभक्तियां होती हैं, तो वहाँ पर विशेष्य रूपक होता है। ठीक है, वहाँ माने अभेद वहाँ विशेष्य होता है। अस्तु, यथा कैशोरे वयसि क्रमेण तनुताम् आयाति तन्व्यास्तना वागामिन्यखिलेश्वरे रतिपतो तत्कालमस्याज्ञया आस्ये पूर्णशशाङ्कता नयनयोस्तादात्म्यमम्भोरुहां किं चासीदमृतस्य भेदविगमः साचिस्मिते तात्विकः। कस्याश्चित् नायिकायाः यौवनारम्भे तस्य यौवनोदयं विषयीकृत्य कश्चित् युवा अत्र एवं ब्रूते कि अस्याह तन्व्याह, इस नायिका के जो आस्य हैं, नयन हैं इत्यादि में अन्वय होगा नायिका। तो अस्याह तन्व्याह तनौ क्रमेण कैशोरे वयसि तनुताम आयाति सति, जब जो किशोरावस्था है वह क्षीण हो रही है, माने ये प्रौढ़ हो रही है, तो
तो कैशोरे वयसि क्रमेण तनुताम आयाति सति, तो यहाँ पर जो क्रियावद आपको प्रतीत हो रहा होगा तिगंत के समान, लेकिन वह शत्रंत शब्द है सप्तमी के एक वचन में, कि किशोरावस्था के क्षीण होने पर तत्कालम, उसी समय, तत्रैव रतिपतौ, रतिपतिः कामदेवः, तस्मिन् कामदेवे अखिलेश्वरे आगामिनि सति, जैसे ही किशोरावस्था क्षीण हुई वैसे ही कामदेव का, जो अखिलेश्वर कामदेव है, उसका आगमन हुआ। तो तस्मिन् कामदेवे आगामिनि सति तत्कालमेव, नाम यस्मिन् काले कामः अस्याः तनौ आगन्तुं मनश्चकार, तस्मिन्नेव तत्कालमेव अस्य आज्ञया, अर्थात रतिपतेः कामस्य आज्ञया, इस कामदेव की आज्ञा से इस नायिका के जो शरीर में परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो उसकी आज्ञा से क्या हुआ है, तो कहते हैं आस्ये पूर्ण शशांकता, इसके मुख में, अस्याः तन्व्याः, आस्ये अर्थात वदने, पूर्ण शशांकता आसीत, इसके मुख पर पूर्ण चंद्रत्व उत्पन्न हो गया है ना। और नयनयोः तादात्म्यम् अम्भोरुहाम्, अम्भोरुहाम कमलानाम तादात्म्यम कुत्र नयनयोः, इसके नेत्रों में कमलों का तादात्म्य आ गया, तादात्म्यम आसीत। और अमृतस्य भेद विगमः कुत्र साचिस्मिते तात्विकः, अस्याः साचिस्मिते अर्थात ईषद हसिते, इसका जो ईषद स्मित है, थोड़ा सा ही हस्ती है, उत्तम नायिका है, तो जो साचिस्मित है इसका, उसमें क्या हो गया, अमृतस्य तात्विकः अर्थात पारमार्थिकः वस्तुतः, भेद विगमः भेदाभावः अर्थात अभेदः आसीत। ठीक है, तो जैसे ही किशोरावस्था के समाप्त होने पर कामदेव ने इसके शरीर में, कामदेव इसके शरीर में आया, उसकी आज्ञा से इसका जो मुख है वह पूर्णचंद्रता को प्राप्त हो गया। इसके नयनों में क्या हो गया, अंबुरुह का तादात्म्य आ गया, और इसका जो स्मित है, ईषद हास है, उसमें अमृत का अभेद हो गया। ठीक है, तो पश्यन्तु अत्र शशांकता तादात्म्य भेद विगम शब्दैः अविधीयमानं रूपकं प्रथमांत विशेष्यतावादिनां मते विशेष्यम। तो आप जानते हैं नैयायिक जो है वो प्रथमांत विशिष्टतावादी आचार्य हैं, उनके मत में प्रथमांतार्थ जो होता है वाक्य में अर्थ, वह मुख्य विशेष्य होता है उस वाक्य का। तो यहाँ पर देखिए प्रथमा विभक्ति किन शब्दों में है, तो शशांकता है ना, कर्ता यही ना सब आसीत के, और तादात्म्यम और भेद विगमः, तो इन सबका अर्थ क्या है, अभेद ही है। भाई मुख में पूर्णचंद्रत्व का अभिप्राय क्या है, पूर्णचंद्र का अभेद। ठीक है, तादात्म्य का अभिप्राय भी क्या है, अभेद रूपक, और भेद विगम का शब्द माने भेदाभाव, तो भेदाभाव का अर्थ क्या है, अभेद है। तो इन सभी प्रथमांत शब्दों के द्वारा जो रूपक कहा जा रहा है वो यहाँ पर प्रथमांत विशिष्टतावादी जो आचार्य हैं उनके मत में विशेष्य होगा। ठीक है, मुख्य विशेष्य होगा वाक्यार्थ में, नैयायिकों के मत में। अच्छा,
तो क्या कुछ ऐसे भी आचार्य हैं क्या जो प्रथमांत मुख्य विशेष्यवादी नहीं? बोले हाँ, वैयाकरण है, वो क्रिया मुख्य विशेष्यवाची होते हैं, वो वाक्यार्थ में व्यापार को मुख्य विशेष्य मानते हैं। ठीक है, उसी में सारे अर्थ विशेषण बनते हैं। तो कह रहे हैं कि अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देखिए, आरोप विषय जो हैं नयन आदि, उनमें सम्य षष्ठी है, और आरोप्यमाण जो हैं उसमें किसी में नहीं, सप्तमी है। आरोप विषयों में सप्तमी है, और आरोप्यमाण जो शब्द हैं उपमानवाची, उनमें कहीं पर षष्ठी है, कहीं पर प्रथमा है। ठीक है, अमृतस्य अंबुरुहाम, यहाँ पर तो उपमान में षष्ठी है। पूर्ण शशांकता में तो वहाँ पर तो उपमानवाची शब्द स्वतंत्र है ही नहीं। ठीक, वहाँ तो है ही नहीं स्वतंत्र, तो वहाँ पर तो प्रथमा मान लीजिए, भाववाची शब्द है वहाँ तो खैर, तो यहाँ पर वैयधिकरण्य स्पष्ट है उपमानवाची और उपमेयवाची शब्दों में। ऐसे वैयधिकरण्य के होने पर अभेद जो होता है रूपक, वही मुख्य विशेष्य होता है। तो नैयायिकों के मत में तो यहाँ पर रूपक की विशेष्यता में कोई संशय ही नहीं है, लेकिन जो वैयाकरण हैं उनके मत में किस प्रकार से इस पद्य में मुख्य विशेष्य बनेगा रूपक? तो कह रहे हैं कि क्रिया विशेष्यता वादिनां तु तत्रैव किंचित व्यत्यासेन निष्ठांत क्रियादाने। उनके लिए काम कीजिए, थोड़ा सा व्यत्यास कर दीजिए पद्य में, और आसीत की जगह संपन्न कर दीजिए, पूर्ण शशांकता संपन्ना। ठीक है, अथवा भेद विगमः संपन्नः, अथवा तादात्म्यम संपन्नम। तो जब आप निष्ठांत क्रिया का उपादान कर देंगे वाक्य में, तो आप जानते हैं कृदंत जो शब्द होते हैं वहाँ पर कर्ता का विशेषण बन जाती है क्रिया। ठीक है, तो कर्ता का विशेषण होने के कारण वह जो क्रिया है वह मुख्य विशेष्य नहीं होगी। इसीलिए वहाँ कहते हैं कि जो तिंगवाच्य क्रिया होती है वही मुख्य विशेष्य हो सकती है। तो पठती ही, अगर पठती है वाक्य में तो ही उस व्यापार को आप मुख्य विशेष्य बना सकते हैं, लेकिन पठिता है, पठितम है, तो वहाँ पर जो पठ धातु है वह तो कर्तार्थ में जो विहित प्रत्यय है ना, तो प्रत्यय नहीं, हाँ, कर्ता कर्म अथवा भाव में होता है। तो जिस अर्थ में भी प्रत्यय हुआ है उस अर्थ में वह जो धात्वर्थ व्यापार है वो उपाधि भाव को प्राप्त होता है, माने गौण हो जाता है, प्रकार हो जाता है। अच्छा, जैसे आप त्रिज आदि त्रिज करते हैं, नवुल करते हैं प्रत्यय कर्ता अर्थ में, तो वहाँ पर कर्ता का विशेषण बन जाएगी। ठीक है, क्रिया। तो ये कह रहे हैं कि संपन्न इत्यादि कुछ अगर आप प्रयोग कर देंगे ना आसीत के जिस स्थल पर, तो वैयाकरणों के मत में भी यहाँ पर यह जो रूपक है प्रथमांत शब्दों के द्वारा जो बताया जा रहा है वह ही मुख्य विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप आरोप्यमाण और आरोप विषय इन दोनों के वाचक पदों में वैयधिकरण्य कर देते हैं तो वहाँ रूपक जो है वो विशेष्य हो जाता है। ठीक है, अभेद जो है वो विशेष्य हो जाता है। ठीक है, क्वचित च विशेषणम, कहीं पर वो विशेषण रूप भी होता है। यथा अविचिन्त्य शक्ति विभवे न सुंदरि प्रथितस्य शंबर रिपो प्रभावतः विधुभावमंचति तमाम तवाननं नयनं सरोजदल निर्विशेषताम। हे सुंदरी, तव इदम आननम विधुभावम अंचति तमाम। तो कीदृशम तव आननमस्ति, तो बता रहे हैं, उसमें कारण दे रहे हैं। पूर्वार्ध में है वो कि शंबर रिपोः प्रथितस्य शंबर रिपोः,
अच्छा, अविचिन्त्य शक्ति विभवेन प्रथितस्य। अच्छा ठीक है, देखिए, अविचिन्त्याश्च ताः शक्तयः अविचिन्त्य शक्तयः तासां विभवम तेन। अविचिन्त्य जो शक्तियां हैं, कामदेव की जो शक्तियां हैं, वो अविचिन्त्य शक्तियां हैं, वो अधिकतर मनुष्यों को पता नहीं होती। ठीक है, तो अचिंतनीय माने उनके उनके प्रभाव के बारे में मनुष्य अज्ञात होते हैं। तो अविचिन्त्य शक्तियों के वैभव से जो प्रसिद्ध है, माने सर्वेपि जनाः कामदेवम अविचिन्त्य शक्ति विभव संपन्नम प्रमिण्वन्ति जानन्ति। तो तादृशेन विभवेन प्रथितस्य शंबर रिपोः अर्थात कामदेवस्य, शंबर के रिपु माने शत्रु, कामदेव के प्रभावतः, प्रभाव से। ठीक है, तो वस्तुतः ये जो तुम्हारे नयनों में और तुम्हारे वदन में इस प्रकार का जो अभेद आ रहा है कमलादियों का, वो कामदेव का प्रभाव है। तस्य कामस्य प्रभावतः तव आननम विदुभावम अंचति तमाम अतिशयेन प्राप्नोति अंचति। ठीक है, तुम्हारा जो मुख है वो चंद्र भाव को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, और तव नयनम सरोजदल निर्विशेषताम, कमल दलों की निर्विशेषता को प्राप्त कर रहा है, अर्थात ताद्रूप्य को प्राप्त कर रहा है। निर्विशेषता अर्थात सामान्य, सरोजदल सामान्य को प्राप्त कर रहा है। तो नयन में कमलों का अभेद, कमल दलों का अभेद, और वदन में चंद्र का जो अभेद है वो यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, प्रकार है। अब वो प्रकार किसमें है तो बता रहे हैं। ठीक है, यह द्वितीयार्थे विशेषणीभूतम विधुत्वादि विद्वभेदात्मकतया रूपकम। देखिए, विदुभावम अंचति, सरोजदल निर्विशेषताम अंचति। तो यहाँ पर अंचति इस धातु के माने इस क्रिया के कर्म कौन है? तो एक जगह है विदुभाव है और दूसरी जगह सरोजदल निर्विशेषता है। तो द्वितीयार्थ जो कर्मता है, उस कर्मता में विदुभाव पदार्थ और सरोजदल निर्विशेष जो पदार्थ है वो अन्वित होगा, यानी वो विशेषण बनेगा। अब यहाँ पर विचारना यह है कि वो दोनों जो पदार्थ हैं वो किम रूप हैं। ठीक है, तो उन्हीं के लिए बता रहे हैं कि विधुत्वादि, जो विधुत्वादि हैं, विदुभाव माने विधुत्व और सरोज दल निर्विशेष माने सरोज दलत्व। ठीक है, तो वो जो विधुत्व और सरोज दलत्व है वो क्या है? विद्वभेदात्मकतया, विधु अभेद ही है। ठीक है, तो विधु अभेद होने के कारण, ठीक है, जो द्वितीयार्थ में अन्वित होने वाला प्रकृत्यर्थ है विदुभाव और सरोज दल सामान्य, वे दोनों अर्थ जो प्रकृत्यर्थ हैं वे रूपक हैं, माने अभेद हैं। भाई चंद्रत्व क्या है? चंद्र अभेद है। सरोज दल सामान्य क्या है? सरोज दलाभेद है। तो यहाँ पर ये जो दोनों अभेद हैं वे द्वितीयार्थ कर्मता में विशेषणीभूत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर रूपक जो है वो विशेषण बनता है। ठीक है, द्वितीयार्थ कर्मता में वही बताया कि यह द्वितीयार्थे विशेषणीभूतम किम, तो रूपकम, तो किम रूपम रूपकम तदा उच्यते विधुत्वादि यद विद्वभेदात्मकतया रूपकम अस्ति। विधुत्व जो है वो विद्वभेद ही है, माने चंद्राभेद ही है। इसीलिए चंद्राभेद रूप होने के कारण जो रूपक है प्रकृत्यर्थ, वह प्रकृत्यर्थ रूपक दोनों जगह कर्मता जो द्वितीयार्थ है उसमें विशेषण बन रहा है। इसीलिए हमने जो कहा कि कहीं पर रूपक विशेषण रूप भी होता है। ठीक है, क्वचिच्च विशेषणम रूपकम इत्थम त्रिधा रूपकम भवति, संसर्ग रूपम,
विशेष्य रूपम विशेषण रूपम च। अब उपसंहार करते हैं नवियों के मत का। एवं मुखचंद्रः इत्यादौ उपमित समासे तावद उपमा एव। इसीलिए मुखचंद्र इत्यादि स्थल में उपमित समास करने पर उपमा ही होती है, माने उपमितम व्याघ्रादि इत्यादि सूत्र से। और विशेषण समास हेतु रूपकम, इसी पद में मुखचंद्र इत्यादि पद में ही अगर आप विशेषण समास करते हैं तो वहाँ पर रूपक होगा। ठीक है। और वो जो आप समस्या लेकर के आए थे ना एक बीच में, अगर आपको 2-3 पाठ पहले का याद है, कि समास में क्या होता है, अभेद प्रतियोगी जो होता है वो अनंतरोक्त होता है, माने उत्तर पद होता है। तो वहाँ पर तो उसमें वो जो है अभेद का अनुयोगी बनेगा, माने उपमेय पदार्थ जो है वो विशेषण बन जाएगा। तो फिर वहाँ पर विपरीत रूपक का बोध होने लगेगा ना। ये एक पूर्व पक्ष आया था, तो वहाँ पर भी आचार्य ने यही समाधान दिया था कि देखिए, विशेष विशेषण भाव के परिवर्तित होने पर भी प्रतियोगी अनुयोगी नहीं बदलते हैं। ठीक है, अभेद के, है ना, वो विवक्षाधीन होते हैं। तो वही कहते हैं कि बोधश्च शशि पुंडरीकम इत्यादौ इव प्राक प्रतिपादित दिशा बोध्य। और मुखचंद्र में आपको जो बोध करना है वो उसी प्रकार से करना है। ठीक है, जैसे हमने शशि पुंडरीक इत्यादि स्थल में बताया था कि भले वहाँ पर विशिष्य विशेषण भाव का व्युत्क्रम हो जाए, कि जैसे मुखम चंद्र, यहाँ पर तो चंद्र विशेषण बनता है और अभेद संबंध से मुख में, लेकिन मुखचंद्र में तो समास शक्ति के कारण मुख जो है वो विशेषण बनता है चंद्र पदार्थ में। तो क्या मुख प्रतियोगिक अभेद चंद्र में रहता है क्या? तो बोले ऐसा तो नहीं है। तो वहाँ पर यही समाधान दिया था कि समास में भले विशेष्य विशेषण भाव का व्युत्क्रम हो जाए, वैपरीत्य हो जाए, लेकिन प्रतियोगी जो है वह चंद्र ही रहेगा। ठीक है, वहाँ पर उसकी अनेक युक्तियाँ भी दी थी। तो अगर बोध करना हो आपको समस्त स्थल में तो उसी प्रकार से करना। ठीक है, जैसे आपको शशि पुंडरीकम इत्यादि स्थल में बताया था। अब उसी प्रकार के माने वैयधिकरण्य में ही शाब्दबोध बता रहे हैं, कैसे शाब्दबोध होगा। ठीक है, क्योंकि पहले जो आपको शाब्दबोध बताया था वो समानाधिकरण्य में बताया था। अब वैयधिकरण्य में भी रूपक होता है, ये अब बता रहे हैं पहली बार। तो अब आपको ये भी बताएंगे कि वैयधिकरण्य रूपक जब होगा तो वहाँ पर माने वैयधिकरण्य स्थल में जब रूपक होगा तो वहाँ पर किस प्रकार से शाब्दबोध होगा, ये देख लीजिए। मीनवती नयनाभ्याम करचरणाभ्याम प्रफुल्लवती शैवालिनी च केशैः सुरसेयं सुंदरी सरसी। इयं सुंदरी सुरसा सरसी अस्ति। यह जो सुंदरी है वह स्वच्छ जल माने अच्छे मनोहारी जल वाली, सुष्ठु रसः, है ना, यस्याः या यस्यां सा सुरसा। तो इयं सुंदरी सुरसा सरसी अस्ति, अच्छे जल वाली सरसी है, वापी है। ठीक है, तो अब सरसी में तो क्या होता है, शैवाल होता है, हाँ, कमल होते हैं विकसित, मीन होती है। तो अगर आप इस नायिका को, सुंदरी को सरसी कह रहे हैं तो फिर अंगों का भी तो आरोप कीजिए। तो ये अंगों का आरोप करते हैं कि मीनवती नयनाभ्याम, नयनों से ये मीन वाली है। ठीक है, जैसे सरसी में मीन होते हैं वैसे इसमें नयन है मीन के समान, मीना भिन्न कहिए। करचरणाभ्याम प्रफुल्ल कमलवती, शैवालिनी, और हाँ, हस्तपादादियों से प्रफुल्ल कमल वाली है, खिले हुए कमल वाली है ना, माने इतने मृदु इसके करचरण हैं कि उनसे ये विकसित कमलों वाली है सुंदरी। और शैवालिनी च केशैः, जैसे शैवाल लंबमान होता है सरसी में, ऐसे ही इसके केश कैसे हैं, लंबमान हैं, कृष्ण है।
तो केशैः शैवालिनी अस्ति, माने शैवाल संबंधिनी अस्ति, यहाँ पर इनी प्रत्यय है वक्तर्थीय। तो यहाँ पर देखो एक समस्या ये है कि वस्तुतः जो धर्म हैं सुंदरी के वो नयन, करचरण और केश हैं। तो केशवती, नयनवती, करचरणवती ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अवास्तविक जो पदार्थ हैं, आरोप्यमान जो पदार्थ हैं, तद्वत तो बताया जा रहा है नायिका में। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा विलक्षण स्थिति है, कैसे अन्वय करेंगे तो बताएंगे अभी। देखिए अब यहाँ पर भी देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि आरोप्यमान जो हैं वो प्रथमांत हैं पद, उनके वाचक पद जो हैं वो प्रथमांत पद हैं, और आरोप विषय जो हैं नयन आदि, नयन, करचरण और केश, वे सभी तृतीयांत हैं। तो वैयधिकरण्य हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर रूपक है, और दो रूपक हैं, माने वही समर्थ्य समर्थक भाव है। सरसी का जो सुंदरी में अभेद है, तादात्म्य है, वह समर्थ्य रूपक है, और तीन उसके समर्थक रूपक हैं। तो इस प्रकार से इसको आप माला रूपक कह सकते हैं। ठीक है, परंपरित रूपक कह सकते हैं, सांग रूपक कह सकते हैं। ठीक है, देखिए इत्यादौ तृतीयायाः अभेदार्थकत्वात्। अच्छा, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, इस वार्तिक से अभेदार्थ में भी तृतीया होती है, उसका उदाहरण वहाँ पर धान्येन धनवान इत्यादि दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो नयनाभ्याम, करचरणाभ्याम और केशैः, इन सभी आरोप विषयवाचक पदों में जो तृतीया है वो अभेद को ही कह रही है, अभेदार्थिका तृतीया है। तो इत्यादो माने अस्मिन् पद्ये तृतीयायाः अभेदार्थकत्वात् तस्य च, तस्य माने अभेदस्य प्राउक्त दिशा प्रतियोगित्वमुखस्य अर्थवशादन्वये। हाँ, वहाँ पर आपको एक बात बताई थी कि कभी जो अभेद होता है वह प्रतियोगित्व मुख होता है, और कभी वह अनुयोगित्व मुख होता है। ठीक है, माने जहाँ पर उसका विशेष्य अनुयोगी होगा, है ना, वहाँ पर वो अनुयोगी मुखत्व उसमें होगा अभेद में, और जहाँ पर उसका प्रतियोगी विशेष्य होगा वहाँ पर उसमें प्रतियोगित्व मुख होगा। जैसे मुखम चंद्र में जो अभेद है वह प्रतियोगित्व मुख है, और मुखम चंद्र इस स्थल में जो अभेद है वह अनुयोगित्व मुख है, क्योंकि वहाँ पर अनुयोगी विशेष्य है, मुख रूप अनुयोगी विशेष्य है। तो यहाँ पर भी क्या है कि आपको अन्वय जब करेंगे अभेद का, तो उसको प्रतियोगित्व मुख मान करके ही अन्वय करना होगा। ठीक है, तस्य च प्रतियोगित्व मुखस्य अर्थवशाद अन्वये। तो वहाँ पर आपको जो पहले बताया था उसी प्रकार से अन्वय, जैसे शशि पुंडरीकम इत्यादि स्थल में जो बताया था ना पहले, उसी हिसाब से अन्वय करना है। तो माने ये हुआ कि अभेद को आपको नयन में ही मानना है, मीन में नहीं मानना। यद्यपि यहाँ पर नयन पदार्थ का अन्वय आपको मीन में करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि नयन प्रतियोगिक अभेद यहाँ पर मीन में आएगा, सो नहीं, प्रतियोगी मीन ही रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पर इतना अंतर है कि प्रतियोगित्व मुख, यहाँ पर प्रतियोगित्व मुख से यहाँ पर अभेद रह रहा है, माने ऐसा अभेद है जिसका जहाँ विशेष्य जो है वो प्रतियोगी बन गया है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि नयन, अब तो क्या होगा यहाँ पर, नयन पदार्थ का अन्वय हमें करना है मीन पदार्थ में। ठीक है, जबकि होता क्या है, आरोप्यमान का अन्वय करते हैं हम आरोप विषय में, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि समास में कह दिया है उसको, आरोप्यमान को। तो देखिए नयन निष्ठ जो अभेद, ठीक है, आधेयता संबंध से प्रकृत्यर्थ नयन का तृतीयार्थ अभेद में अन्वय कर लेंगे, तो क्या लाभ होगा, नयन निष्ठ अभेद। ठीक है,
नयनाभ्याम में जो तृतीया है उसका अर्थ है अभेद, और नयन पद जो प्रकृति अर्थ है उसका अर्थ नयन है, तो अभेद जो है वो नयन में रहता है। ठीक है, तो आधेयता संबंध से प्रकृत्यर्थ नयन का प्रत्ययार्थ अभेद में अन्वय करेंगे तो लब्ध होगा नयन निष्ठ अभेद। अच्छा, अब उस अभेद का प्रतियोगी कौन होता है? तो मीन होती है ना। तो मीनवत पदार्थैक देश, मीन पदार्थ में प्रतियोगित्व संबंध से अन्वय कर लेंगे तो लब्ध हो जाएगा नयन निष्ठ अभेद प्रतियोगिनी मीन, ऐसा लब्ध हो गया। ठीक है, प्रतियोगी मीन। अब वहां पर तो है ही मीनवती, तो पूरा अन्वय ये हुआ कि नयन निष्ठ अभेद प्रतियोगी मीनवती काचित सुंदरी, ऐसा बोध हुआ। तो अब प्रश्न ये होगा कि भैया वस्तुतः मीनवत्व तो नायिका में नहीं होता, नायिका में मछलियां तो नहीं रहती हैं, नायिका में तो रहते हैं नेत्र। तो मीनवत्व जो कहा जा रहा है वो कैसे सिद्ध होगा नायिका का? तो उसी को कहते हैं कि मीनवत्वम च स्वाभिन्न द्वारकम। तो मीनवत्व जो है नायिका का वह स्वपद से लीजिए मीन को, तो मीना भिन्न कौन है? नेत्र हैं। तो मीना भिन्न नेत्र द्वारकम, तो मीना भिन्नानि नेत्राणि द्वाराणि यस्मिन् तत् मीना भिन्न द्वारकम। माने ऐसे समझो कि मीना भिन्न जो नेत्र होते हैं नायिका के, उन तन नेत्रवत्व तो नायिका में है ना, मीना भिन्न नेत्रवत्व तो नायिका में है, तो इसीलिए मीनवत्व भी नायिका में आ जाएगा। ठीक है, स्वाभिन्न द्वारा। ठीक है, अपने से अभिन्न माने मीन से अभिन्न नेत्र हो गए, और नेत्रवत्व तो नायिका में रहता ही है, इसीलिए मीनवत्व भी नायिका में आ जाएगा। वास्तविक भले नहीं है, लेकिन परंपरा संबंध से मीनवत्व जो है वो नायिका में आ जाएगा, इसी को बताया। और एतद स्फुरणाय एव नयनाभ्याम इत्युक्तम, और यही बताने के लिए वहाँ पर कि ये जो अन्वय में उलझन होती है, इसी को बताने के लिए वहाँ पर अभेदार्थक तृतीया कही गई है। ठीक है, नयनाभ्याम इत्युक्तम। तो मीना भिन्न नयनवती, तो वस्तुतः बोध क्या हुआ ये बताओ। यहाँ तक तो सभी खिचड़ी ही बन रही है अभी तक। वस्तुतः बोध क्या होगा, पर्यवसित बोध क्या होगा? तो कह रहे हैं मीना भिन्न नयनवती, अंतिम में बोध यही होने वाला है। लेकिन जैसे वाक्य में पद कहे गए हैं उसके अनुसार तो आपको पहले नयन पदार्थ का अन्वय करना होगा। नयनाभ्याम जो पूरा पदार्थ है नयनाभेद, उसका अन्वय करना होगा मीन पदार्थ में, तब जाकर के शब्दबोध प्राथमिक होगा नयनाभिन्न मीनवती सुंदरी। लेकिन वो तो मुख्यार्थवाद हो जाएगा, तो वहाँ पर फिर दोबारा से लक्षणा आएगी और उसके द्वारा अर्थ होगा। अथवा परंपरा संबंध से भी मीनवत्व आप सिद्ध कर सकते हैं, लक्षणा नहीं भी माननी है तो नयना भिन्न यत् मीनमस्ति तद भिन्नम यन् नेत्रमस्ति तदवत्वम नायिकायाम अस्ति, ऐसा वहाँ पर आपको अभिप्रेत है कवि को। ठीक है, तो वही बता दिया इन्होंने कि मीना भिन्न जो है नयन, तन नयनवत्व नायिका में पर्यवसित होगा। तो बोले आप इतना द्रविड़ प्राणायाम क्यों कर रहे हो कि पहले आप नयन का अभेद मीन में लेके जा रहे हो, फिर मीन का अभेद नयन में ले जा रहे हो, फिर तदवत्व लेकर के जा रहे हो नायिका में। इतना द्रविड़ प्राणायाम क्यों करना है? सीधा ऐसा कीजिए ना कि नयन का अभेद ही मान लीजिए मीन में, अगर नयन प्रतियोगी का भेद ही मान लीजिए। अगर यहाँ पर कह ही रहे हैं वाक्य में प्रथमांत को मुख्य विशेष से मानना ही है, तो नयनाभ्याम का अर्थ नयन अभेद कर नयन निष्ठ अभेद मत कीजिए, नयन प्रतियोगी का भेद कर दीजिए और आगे उसका आश्रयता संबंध से अन्वय कर दीजिए। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि पहले जैसे जो बोल रहे थे ना पूर्व पक्षी कि उपमेय प्रतियोगिक अभेद ही मान लीजिए यथाश्रुत, तो कह रहे हैं भैया
उपमेय प्रतियोगिक अभेद मानने में समस्या है। क्या समस्या है? देखिए, यहाँ पर ये जो 3 रूपक कहे गए हैं वे समर्थक रूपक के रूप में यहाँ पर आए हैं, और समर्थक रूपक जो है उसको समर्थ्य रूपक के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि वो नियम भी है कि यत् संबंध्य भेदः तस्मिन् तदभेदः। ठीक है, जिसके संबंधी में जिसके संबंधी का भेद होता है उसी में उसका भेद माना जाता है। तो यहाँ पर जो हमको इष्ट है वो इष्ट है सरसी का अभेद सुंदरी में। ठीक है, तो अब जितने भी सरसी के अंग हैं, सरसी के संबंधी हैं, मीन आदि, तत्प्रतियोगिक भेद ही होना चाहिए, तदनुयोगी भेद नहीं होना चाहिए। माने उनका भेद होना चाहिए, उनमें अभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप जो बोल रहे हो कि नयन का अभेद मीनों में मान लीजिए, तो वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि मीन के संबंधी का अभेद नयन के संबंधी में माना जा रहा है। तो मीन के संबंधी का अभेद नयन के संबंधी में माने जाने के कारण यहाँ पर भी मीन का अभेद नयन में मानना पड़ेगा। नयन का अभेद आप मीन में नहीं मान सकते। वो यहाँ से पूर्व पक्ष को उठाते हैं कि नयनाभेदे तु मीनेषु गृह्यमाणे। अगर आप जैसे कह रहे हैं कि नयन प्रतियोगिक अभेद मीन में मान लीजिए, तो हम कहेंगे कि भैया सरसी रूपका पोषणात् इति अयुक्तमेव। तो जो सरसी प्रतियोगिक रूपक सुंदरी में हमको विवक्षित है उसका पोषण नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर ये सभी रूपक पोषक के रूप में कहे गए हैं, अंग रूप में कहे गए हैं उस मुख्य रूपक के। ठीक है, एतेषां त्रयाणां पोषकत्वमस्ति मुख्यं रूपकं प्रति, परंतु यदि नयन प्रतियोगिकं मीनेषु रूपकं मन्येमहि तदा सरसी प्रतियोगिकस्य सुंदर्यां रूपकस्य पोषणम् एतैः न स्यात्। अस्तु, अतः ऐसा भी नहीं कह सकते कि अगर यहाँ पर मीन प्रथमांत पदार्थ पद है मीनवती, तो नयन का भेद ही मीन में मान लीजिए, सो बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर द्रविड़ प्राणायाम करके ही जो अन्वय कर रहे हैं, ठीक है, वही करना उचित है। ठीक है, हाँ, साधारण धर्मश्च अत्रापि उपमायामिव क्वचित् अनुगामी क्वचित् बिंब प्रतिबिंब भावापन्नः क्वचित् उपचरितः क्वचिच्च केवल शब्दात्मा। तो ये तो आप प्रत्येक प्रायः अर्थ अलंकार में पढ़ते आ ही रहे हैं जब से उपमा का प्रारंभ हुआ है कि साधारण धर्म अगर किसी अलंकार में अपेक्षा होती है, मैंने सादृश्य मूलक यदि अलंकार है तो वहाँ पर सादृश्य रूप साधारण धर्म अथवा सादृश्य प्रयोजक जो साधारण धर्म होता है वह मुख्य रूप से 4 प्रकार का हो सकता है। या तो वह अनुगामी होगा, तो अनुगामी का लक्षण आप जानते हैं, दोनों ही में जिसका समान रूप से अन्वय हो, उपमान और उपमेय में, ऐसे धर्म को हम अनुगामी धर्म कहते हैं। कहीं पर वह बिंब प्रतिबिंब भावापन्न होता है, यह भी आप जानते हैं कि जब 2 भिन्न पदार्थों में सादृश्य मूलक आरोपित अभेद मान करके और उनको एक धर्म मान करके जहाँ पर उपमा होती है, तो ऐसे धर्म को हम बिंब प्रतिबिंब भावापन्न धर्म कहते हैं। और क्वचित उपचरितः माने ऐसा साधारण धर्म जो वास्तविक नहीं है उपमेय में, तो वहाँ पर हम उसको उपचरित साधारण धर्म कहते हैं। और क्वचित केवल शब्दात्मा, और कहीं पर जो साधारण धर्म होता है वह अर्थ रूप न होकर के शब्द मात्र होता है। माने अगर हम उसके अर्थ का विचार करें तो दोनों पक्षों में भिन्न अर्थ होगा, उपमेय पक्ष में भिन्न और उपमान पक्ष में भिन्न, लेकिन वहाँ पर वो शब्द जो है वही शब्द रूप ही साधारण धर्म होता है। इसीलिए क्वचिच्च केवल शब्दात्मा साधारण धर्म अत्रापि माने रूपके भी भवति। हाँ, इन 4 साधारण धर्मों के होने पर 2 स्थितियां होती हैं कि कहीं पर वे धर्म उपात्त होते हैं शब्द के द्वारा, और कहीं पर, ये बात भी पहले आ चुकी है,
उपमा के स्थल में ही कि कहीं पर प्रसिद्ध्यनुरोधेन असौ साधारणः धर्मः चतुर्षु अन्यतमः न उपात्तो भवति, उसका अवश्य उपादान नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रसिद्धि के अनुरोध से वो प्रतीत हो जाता है। जैसे मुखचंद्र में आह्लादकत्व है, सिंह और माणवक में शौर्य आदि हैं। तो इस प्रकार से प्रसिद्धि अनुरोध से प्रतीत होने के कारण कहीं पर जो साधारण धर्म है वह अवश्योपात्त नहीं होता है। ठीक है, तो इत्थम अद्यतनपाठेन अलम् एतावता। इतः अग्रे एतेषां साधारणधर्माणां विशेषे तत्तदुदाहरणं दर्शयिष्यते आचार्येण, तद्वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः।